नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और इस मुद्दा में। पटेल आरक्षण का मामला गुजरात से अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। यहां पटेल आरक्षण संघर्ष समिति के नेता जगह जगह घूमकर अपना क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें आरक्षण दिया जाए। हमारे साथ इस पूरे मामले पर मौजूद हैं दो गेस्ट, दो मेहमान, खासकर जो अश्विन पटेल हैं। ये पटेल समाज के नेता हैं और आरक्षण से जुड़े हुए हैं। साथ में दुर्गेश उपाध्याय प्रसिद्ध विश्लेषक हैं, जो आज हम इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर आरक्षण की मांग कितनी जायज़ है और कितनी नाजायज़ है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे अश्विन पटेल साहब, ये आरक्षण की मांग आई कैसे? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था गुजरात में, अब तक आप लोगों की तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से पटेल पिछड़ते हुए जा रहे थे, इसलिए आपने ये मांग उठाई? नहीं, हमारा मेन था कि हमारा एक तो खेती बाड़ी का जो मेन हमारा जो धंधा था, उसमें खेतीबाड़ी में आज तक इतने 68 साल की जो किसान विरोधी नीति रही है, तो आज हम खातेदार भी नहीं बचे, किसान भी नहीं बचे। और मेजर प्रॉब्लम आती थी शिक्षा में कि हमारे बच्चों को 90-95% लाने पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा था और किसी भी इस प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। शिक्षा में मेन जो अन्याय हो रहा था ना, और कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब में भी हमारे किसी भी पाटीदारों को प्रावधान नहीं मिलता था। ये घर घर की प्रॉब्लम थी और इसी प्रॉब्लम को लेके हम पिछले 2 साल से इसमें लगातार काम कर रहे हैं। और ये अचानक मूवमेंट हुई ऐसा नहीं है, हमारी मूवमेंट साइलेंटली चल रही थी कि जिससे वर्ग विद्रोह ना हो, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने ऐसा इसको मूवमेंट को रूप दे दिया कि उसमें वर्ग विद्रोह शुरू हो गया। गुजरात में शांति भंग होने के आसार दिख रहे हैं अभी, लेकिन हमारी ये जो लड़त है वो न्यायिक और शांतिपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के तहत चले और पाटीदारों को न्याय मिले, उस दिशा में हम आगे काम करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है अश्विन साहब कि क्या पटेल समाज जो है गुजरात में अब तक माना जा रहा था वो काफ़ी समृद्ध है, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, पैसे के क्षेत्र में हो, कामकाज के क्षेत्र में हो। लेकिन आरक्षण का जो मसला है ये बिल्कुल सामाजिक और आर्थिक मसला है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जब तक आप पिछड़ते नहीं हैं या पिछड़े हुए नहीं हैं, तब तक आरक्षण की मांग नाजायज लगती है। नहीं, गुजरात में जो अभी है ना 5% जो अमीर है, और वो इतने अमीर है पाटीदार समाज जो अपने काबिलियत से और अपने साहस से बड़े बिजनेसमैन बने हैं, तो उस 5% के हिसाब से पूरे समाज को सक्षम देखना वो भी एक ठीक बात नहीं है। समाज में अब अभी एक बड़ी विशाल संख्या में, बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो गरीबी के नीचे है, जिनको अभी गांव में जो बस रह रहे हैं उनको जो अभी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो जो एक पीड़ित वर्ग का जो रेशियो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। तो इसलिए ये जब आंदोलन शुरू हुआ तो अभी ये स्वयंभू आंदोलन हो गया है, इसका कोई लीडर नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी बात में, क्योंकि इसमें पाटीदार जो गांव में रह रहे हैं उनको एक अवेयरनेस भी नहीं है कि एक्चुअली हमारी डिमांड क्या है। हम जो मांग रहे हैं वो ओबीसी का कोटा जो ऑलरेडी 49% के अंदर है उसमें डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिसको पता नहीं है कि हमें डिमांड कैसे करनी है, तो वो 49 के ऊपर 25%, 30% ऐसे ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे हमारे आंदोलन को पूरे हमारे जो स्पीड ब्रेक हो रही है उससे कि हमारी मूवमेंट और दिशा को ये ऐसे ज्ञापन से पूरे मूवमेंट को गलत दिशा मिल रही है। तो हमें पहले तो एक संकलन बनाना है तत्काल कि गुजरात में किसी भी ये ज्ञाति विद्रोह न बढ़े और शांति भंग न हो, उस विषय में हमें सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर हमें आगे की प्रक्रिया साथ में आगे बढ़ानी पड़ेगी। दुर्गेश जी, आपने देखा होगा जो टेलीविज़न पे और गुजरात से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से पटेल समाज के लोग, तमाम लोग सड़क पे आ गए हैं, तमाम बंद और विद्रोह प्रदर्शन ये सब देखते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? ये जो आरक्षण की मांग होती है, चाहे देश का कोई भी कोना हो, राजस्थान में गुजरों की मांग है, गुजरात में पटेल की मांग है और देश की तमाम जगह में और कई छोटे छोटे जगहों में, क्या आरक्षण से वो समाज या वो राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा? देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब आरक्षण की बात आती है तो वहाँ पर तुरंत राजनीति आ जाती है। और जहाँ तक मैं अभी सुन रहा था पटेल साहब को, मांगे जो है वो जाहिर सी बात है कि ये पूरे केवल गुजरात की प्रदेश की बात नहीं है। आरक्षण जब शब्द इस्तेमाल होता है तो ये पूरा एक राष्ट्रव्यापी जो है वो एक मसला बन जाता है और एक बड़े लंबे समय तक बना रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पर जो पटेल समाज है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि 5% जो पटेल समाज है वो अपने मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर वो आज समृद्ध है, लेकिन बाकी का क्या? तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी बात सामने आई है तो उसका एक तार्किक हल होना चाहिए। यहाँ मैं तार्किक शब्द पर जोर देना चाहूँगा क्योंकि लॉजिकल चीज़ ही होनी चाहिए। आरक्षण कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, एक कोई लोगों ने उसको एक प्रिविलेज बना दिया है कि अगर ये मिल जाए तो हम
बहुत एडवांसमेंट की तरफ चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि भारत अब काफ़ी आगे जा चुका है और देश के प्रधानमंत्री भी जो है काफ़ी एक विकासवादी दृष्टिकोण के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये समस्या कहीं न कहीं उन्हीं के गृह राज्य से जो है उपज रही है। और जैसा कि पटेल साहब की दूसरी चिंता भी हम सुन रहे थे कि वो ये कहीं वर्ग विद्रोह, जाति विद्रोह वाली समस्या न हो, इससे भी ये बचना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी संबंधित लोग हैं, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मसले को सुनना चाहिए और उसका एक तार्किक जो हल हो उसकी तरफ हमको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। तार्किक हल, पटेल साहब आप सुन रहे थे दुर्गेश हाँ। जी को, सवाल है कि इस पे आपको पहले कुछ कहना है तो आप बता दीजिए। नहीं, इसमें जो तार्किक हल का उन्होंने जो जिक्र किया उसमें मैं तो हैरान हूँ कि आज से ये करीब उग्रता की ओर आंदोलन बढ़ा पिछले 40-45 दिनों से, लेकिन गवर्नमेंट में से भी और एक भी कोई लीडर सामने नहीं आया कि जो ये पाटीदार समाज के लोग जो निकल रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में, उनको सही दिशा दी जाए। उनको पहले तो बताया जाए कि ये सरकार के अंडर में नहीं आता है, ये ओबीसी कमीशन के अंडर में आता है, तो अपने ज्ञापन है वो ओबीसी कमीशन में दे, न कि कलेक्टर को। तो ये पूरी मूवमेंट है, अभी मामलतदार, कलेक्टर, तलाटी वहाँ पे जो जो ज्ञापन दे रहे हैं वो उसको न दे के ओबीसी कमीशन में देना है। ये आज तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया। अब ये 3 दिन से गुजरात गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये जाहिरात की है कि ज्ञापन ओबीसी कमीशन को देना है और ओबीसी कमीशन सर्वे के आधार पे हमें ओबीसी का दर्जा देगी, नहीं कि सरकार देगी। तो सरकार से हम सीधी जब कोई भी प्रेशर करके कोई अगर आरक्षण मिल भी जाता है, लेकिन वो सीधा कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट में पहले हमें यहाँ पे हमारा सर्वे रिपोर्ट तैयार करना होता है और उसी को बेस बना के हम जब डिमांड करेंगे ना तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। तो अभी सीधा जो प्रेशर से हम ले भी लेंगे तो जाटों का आरक्षण जैसे रद्द हो गया वैसे हमारा भी रद्द हो जाएगा। तो पहले तो प्रॉपर तरीके से हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया गुजरात में। तो पहले मेरी ये सरकार से भी रिक्वेस्ट थी कि ये आप अभी जो 2-4 दिन से कर रहे हैं वो पहले से ही करना चाहिए था, ताकि लोगों को सही मायने में दिशा को पता चले कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। हाँ। ये तो सरकारी बात हुई। तो पटेल साहब हमें एक चीज़ और जाना है कि रिजर्वेशन आरक्षण के थ्रू जीवन में आगे बढ़ना, समाज में आगे बढ़ना, या अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत करना और मेरिट से मजबूत करना, दोनों में आपको क्या लगता है कि आज के दिन में, आज के ज़माने में जब ओपन कंपटीशन है, ऐसे में रिजर्वेशन के थ्रू ना बढ़ के मेरिट से आप क्यों नहीं, आरक्षण की मांग क्यों? नहीं, मेरिट से ही देखो, हमारा पहले था कि हम पहले पढ़ाई नहीं करते थे। गुजरात के पाटीदार पहले बिजनेस में इसलिए आ जाते थे कि हमारे पास बिजनेस के ऑप्शन ज़्यादा थे, लेकिन जब हमने पढ़ना शुरू किया और आज हम पढ़े लिखे MBA, BBA, BCA ऐसे डिग्री लेके भी 8-10 हज़ार में सैलरी में हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो जब ये संतुलन बिगड़ता है कि आप कमज़ोर को आगे रख देते हो और होशियार को पीछे रख देते हो, तो ये जो स्थिति है ये खुद ही आ जाएगी। फिर हमें लगेगा ये आरक्षण हमारी जो है वो बेसिक हमारा अधिकार है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम 90-95% लाके भी हमारे को कोई चांस नहीं मिल रहा है, तो जगह नहीं मिल रही है कहीं पे भी। तो ये एक अन्याय के तौर पे हम देखेंगे और उसी वजह से हम इसको आंदोलन के रूप में, हमारे अधिकार के रूप में इसकी डिमांड कर रहे हैं। दुर्गेश जी, जो ये बात रख रहे हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, अब हम पढ़ने लगे हैं, हम अब व्यापार से हम पढ़ाई तक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जगह नहीं मिल रही है क्योंकि आरक्षण से हम पीछे धकेल दिए जा रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं जाति या कहीं ना कहीं जस्टिस जो इनके साथ नहीं हो पा रहा है, लड़ाई उसके लिए। देखिए, इस बात पर तो निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक सहमति भी जतानी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा समाज जो कि जहाँ कुछ दूसरे समाजों को सरकारों ने आरक्षण दे रखा है और उसमें कम प्रतिभावान लोग भी उभर करके सामने आए, बजाय इसके कि जो एक पटेल समाज कहीं ना कहीं एक समृद्ध समाज माना जाता रहा है गुजरात में, एक अगड़ा जो है जातियों में उसकी गिनती होती है, तो किसी का ध्यान शायद इस पर गया नहीं। और वहाँ पर इतने काबिल और इतने प्रबुद्ध हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब केंद्र में विराजमान है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई मांग ऐसी आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर विचार होना चाहिए कि ये मांग कितनी जस्टिफाइड है, ये मांग कितनी न्यायोचित है, और उस पर विचार करते हुए और फिर इस पर आगे बढ़ना चाहिए। दोनों मेहमानों को हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे क्योंकि अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और ब्रेक के बाद हम फ़ौरन वापस आते हैं, फिर से दोनों मेहमानों से इस आरक्षण को लेकर और इसकी रणनीति को लेकर हम बात करेंगे कि आगे क्या कुछ होना है इसमें।